Hello there, this is Casey and I welcome you to Physics Gyan Mukesh Naik channel, Biodiversity, Conservation and Environmental Issues का वन शॉट लेक्चर है बच्चों। और फटाफट समझने का है, बिकॉज ये चैप्टर से कितना मार्क्स मिलेगा हमको? अयो हमको 3 मार्क्स मिलेगा। कितना मार्क्स मिलेगा? 3 मार्क्स मिलेगा। और ये 3 मार्क्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फोकट के मार्क्स से 2-3 कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा दिमाग को टेंशन दे सकते हैं। मैं बोलूंगा क्या दे सकते हैं, लेकिन लिटरली ये टेंशंस नहीं देंगे, ठीक है, क्योंकि बड़े इजी वे में समझ जाएंगे। और अगर कोई चीज छूटती है इस चैप्टर से बच्चों, तो समझ लेना वो इतनी ज्यादा जरूरी नहीं है, वो रीड भी कर लिया जाए तो आपसे वो कवर हो जाएगी, ठीक है। लेकिन मैं सिर्फ कॉन्सेप्चुअल चीजें आपके सामने ले आया हूं जो एग्जाम में मैक्सिमम टाइम पूछे जाने की आशंका है। तो चलो बच्चों करते हैं आज का सेशन शुरू बिना किसी देरी के और बढ़ते हैं आगे की ओर। तो सबसे पहले मेरे बच्चों बायोडाइवर्सिटी डेफिनेशन के साथ शुरू करते हैं भाई। बायोडाइवर्सिटी किसने कॉइन की थी? वॉल्टर रोजेन। क्या नाम था इनका? वॉल्टर रोजेन। 1982 की बात है भाई, ठीक है। पॉपुलराइज इसको किया एडवर्ड विल्सन ने। किसने किया बच्चों? एडवर्ड विल्सन ने पॉपुलराइज किया। इन शॉर्ट अगर मैं बोलूं क्या होता है ये? वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स। देखो हम लोग होटल में जाते हैं, मेनू कार्ड हमारे सामने आता है, हम देखते हैं भाई पनीर के कितने टाइप्स, भाई चिकन के कितने टाइप्स, भाई फिश में कितने टाइप्स, भाई मिक्स वेज में कितने सारे टाइप्स, भाई चाइनीज में कितने टाइप्स। देखो बच्चों कितनी सारी डिशेस होती हैं, इसका मतलब वहां वेराइटी है। तो ऐसे ही हमारे दुनिया रूपी होटल में भी क्या है? बहुत सारे एनिमल्स की अलग अलग प्रजातियां हैं, अलग अलग वेराइटीज है, और इन्हीं वेराइटीज को कहा जाता है बच्चों डाइवर्सिटी। अब ये बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म की डाइवर्सिटी है, इसलिए आप इसको बायोडाइवर्सिटी भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। ये बात आप लोग को याद रखनी है, साथ ही साथ स्क्रीनशॉट निकालते रहना है मेरे बच्चे। उसके बाद थोड़ा किताबी ज्ञान देखते हैं। अभी क्या देखते हैं? किताबी ज्ञान। व्हाट इज किताबी ज्ञान? मतलब बुक का डेफिनेशन देखेंगे बच्चे। क्या देखेंगे? बुक का डेफिनेशन। तो देखो क्या होता है, ये पार्ट ऑफ नेचर। बायोडाइवर्सिटी मतलब क्या होती है बच्चों? पार्ट ऑफ नेचर विच इंक्लूड्स डिफरेंसेस अमॉन्ग जीन्स। देखो डिफरेंसेस इन जीन अमॉन्ग इंडिविजुअल्स ऑफ स्पीशीज, the variety and richness of all plants and animals, ठीक है, at different scales in a space, ठीक है, and type in a space मतलब रीजन, कंट्री, गांव, खेड़ा, है ना, घर में तो नहीं होता है, ठीक है, रीजन, कंट्री, कॉन्टिनेंट, गांव, खेड़ा, विलेज, टाउन, हर जगह जो जो टाइप्स के ऑर्गेनिज्म मिलेंगे वो उसको स्पेस बोला गया है यहाँ पे। एंड टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम बोथ टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक, इसमें दोनों भी इन्वॉल्व है बच्चों, ठीक है। विद इन अ डिफाइंड एरिया मतलब एक पर्टिकुलर एरिया में अगर कोई पर्टिकुलर स्पीशीज में वेराइटीज है, बहुत सारे अलग अलग टाइप के एनिमल्स, प्लांट्स वहां पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, इसी को कहा जाएगा बच्चे मेरे बायोडाइवर्सिटी। इसलिए मैंने इसको किताबी ज्ञान क्यों दिया? बिकॉज किताबी ज्ञान जो होता है ये किताब की डेफिनेशन होती है, टेक्स्ट बुक की डेफिनेशन होती है, जो कि एज इट इज हमने यहां चेप दी। आपको भी एज इट इज वहां चेपना है मींस लर्न करके चले जाना है, ताकि आपको फुल में से फुल मार्क्स मिले अगर इसका डेफिनेशन आ जाता है तो, ठीक है। याद रखना मेरे भाई, बहुत अच्छे से याद रखना है। फिर उसके बाद इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले। वैसे तो टेक्स्ट बुक में है, लेकिन फिर भी क्या करना है? स्क्रीनशॉट ले लेना है। लेकिन बच्चों ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स डेफिनेशन है, ठीक है, ये बात याद रखना। अब देखो लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, 3 लेवल से देख लो बच्चों। पहला तो है जेनेटिक लेवल, दूसरा है स्पेसिफिक लेवल या स्पीशीज डाइवर्सिटी, और थर्ड है हमारा इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ठीक है। कितने लेवल से भाई? 3। पहला जेनेटिक डाइवर्सिटी, दूसरा स्पेसिफिक डाइवर्सिटी या स्पीशीज डाइवर्सिटी, और तीसरा इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ये बात आप लोग ने याद रखनी है भाई, ओके। अब जेनेटिक डाइवर्सिटीज देख लो भाई। जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या होती है? सबसे पहले बच्चों जेनेटिक डाइवर्सिटी माने इंट्रास्पेसिफिक डाइवर्सिटी। देखो हम इतने सारे जीव हैं, इतने सारे जंतु हैं, हमारे अंदर भी डीएनए में डिफरेंसेस है ना। जैसे देखो टाइगर है, लायन है, कैट्स है ना, फिर लेपर्ड है,
ये जितने भी है बच्चों ये अलग अलग स्पीशीज है, अलग अलग स्पीशीज मैं बोलूंगा, लेकिन इनमें डीएनए में भी चेंजेस है। मतलब लायन, हम ह्यूमंस को ही देख लो, ह्यूमंस का 99.9 डीएनए पर सेम होता है परसेंट, लेकिन 0.1%, 0.01% जो है, या 0.1%, सॉरी 0.1% जो है ये डिफरेंट करता है, डिफर करता है ना। तो जब भी जीन में डिफरेंसेस होगा, डाइवर्सिटी इन क्रोमोसोम एंड जीन ऑफ डिफरेंट, सॉरी ऑफ सेम स्पीशीज, ठीक है, तो इसको क्या बोला जाएगा, ऑफ सेम एंड डिफरेंट स्पीशीज बोल रहा हूं, डाइवर्सिटी इन क्रोमोसोम एंड जीन ऑफ सेम और डिफरेंट स्पीशीज, इसी को जेनेटिक डाइवर्सिटी कहा जाएगा। किसको कहा जाएगा, अगर क्रोमोसोम जेनेटिक लेवल पे बात हो रही है तो इसको जेनेटिक डाइवर्सिटी में इंक्लूड किया जाएगा। यहां पे याद रखो, लीड्स टू इंडिविजुअल डिफरेंसेस विद इन अ स्पीशीज। हम लोग सब अलग अलग दिखते हैं ना, क्या सबके चेहरे एक जैसे हैं क्या? नहीं, किसी का भी चेहरा एक जैसा नहीं है सर। वो 7 लोग तो होते हैं बच्चों, उनमें भी डिफरेंसेस होते हैं, एक जैसे सर 7 लोग होते हैं, लेकिन बच्चे उसमें भी डिफरेंसेस दिख जाएंगे। अगर उनका जेनेटिक स्टेज चेक किया तो उसमें भी हमको दिख पड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद सच वेरिएशन कॉजेस एवोल्यूशन, अगर ये वेरिएशन होगा तो एवोल्यूशन होगा, एवोल्यूशन होगा तो हम भी थोड़े अलग दिखेंगे गुरु, ठीक है, ये याद रखो। बेटर एडेप्टेशन, हम लोग इसकी वजह से बेटर एडेप्टेशन कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक्सक्यूज मी, अगर फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर हमारे अंदर मान लो हम कहीं अच्छे अलग एनवायरनमेंट पे जाके रहना स्टार्ट कर देते हैं, अगर हम लोग उस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं और वहां का एनवायरनमेंट यहां से थोड़ा अलग है, मतलब यहां ए पॉपुलेशन रह रही है, वहां पे बी पॉपुलेशन रह रही है, तो ए पॉपुलेशन के अंदर समय अंतराल के हिसाब से अलग बदलाव आएंगे, बी पॉपुलेशन के अंदर अलग बदलाव आएंगे, और इसी के वजह से बच्चों हम लोग अडेप्ट कर सकते हैं। अगर हमारे अंदर हम बदलाव ला रहे हैं तो हमारे जीन में भी बदलाव आएंगे, फिर हम में भी एवोल्यूशन होगा। आम देख लो भाई, आम में हजारों, एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं यहाँ पे, हजार वेराइटीज के आम है, लंगड़ा, हापुस, लालबाग, बादाम, कितने सारे, केसर, है ना, कितने सारे आम है। हर आम का फिजियोलॉजी अलग होता है, हर आम थोड़ा दिखने में अलग होता है, हर आम थोड़ा सा टेस्ट में अलग होता है। तो ये जितनी भी चीजें, ये जेनेटिक डाइवर्सिटी की वजह से। सर हम तो आम का जूस पीते हैं, सब एक जैसा लगता है, तो भाई मैं सिंपल सी एक बात बोलूंगा, जाके किसी दिन नॉर्मल आम ऐसे काट के खाओ, मजे आएंगे, है ना। कब तक जूस पियोगे यार, थोड़ा दांतों को तकलीफ देनी चाहिए, जरूरी है। तो चलो भैया, इसका भी स्क्रीनशॉट ले ले, आगे बढ़ जाएंगे। स्पीशीज डाइवर्सिटी में क्या होता है भाई, ये इंटर स्पेसिफिक डाइवर्सिटी बोलते हैं इसको, क्योंकि दो स्पीशीज के बीच में अभी अलग अलग मतलब डिफरेंसेस होंगे, ठीक है, डाइवर्सिटी होगी। वेराइटी इन स्पीशीज, एक वर्ड में बोले तो वेराइटी इन स्पीशीज, जैसे देख लो लायन, टाइगर, लेपर्ड, तीनों भी एक जेनेरा, सेम जेनेरा से बिलोंग करते हैं, जिसका नाम है पैंथेरा, पैंथेरा, ठीक है। लेकिन ये लायन क्या होता है, पैंथेरा लियो, टाइगर होता है पैंथेरा टिग्रिस, और लेपर्ड होता है पैंथेरा पार्डस, है कि नहीं। पैंथेरा लियो, पैंथेरा टिग्रिस, पैंथेरा पार्डस। अब तीनों भी स्पीशीज डिफरेंट है, इसीलिए बच्चों ये स्पेसिफिक डाइवर्सिटी में आएगा, स्पीशीज डाइवर्सिटी में आएगा। ओके, यहां तक शायद आपको समझ में आया होगा। इसका भी स्क्रीनशॉट निकाल लो। अब इसके बाद मैं बढ़ता हूं इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी पे। तो देखो डिफरेंट इकोसिस्टम, अगर हम अर्थ को देखो बच्चों, कितने सारे इकोसिस्टम्स है। कहां भी देखो, अपनी जो खिड़की होती है ना, खिड़की का रेल भी एक टाइप का इकोसिस्टम है, वहां छोटे छोटे बैक्टीरियाज वगैरह रहते हैं, वो उनके लिए इकोसिस्टम है। बाहर थोड़ा सा जाओ, एक आधा पॉन्ड, छोटा सा पॉन्ड है, डबका भरा हुआ है पानी से, तो वो भी कितने सारे कीड़ों का और अपने क्या बोलेंगे, कीड़े और छोटे छोटे एक्वाटिक एनिमल्स के लिए हैबिटेट है। जंगल में चले जाओ, डेजर्ट में चले जाओ, जहां जाओगे आपको एक इकोसिस्टम दिखेगा। तो यही इकोसिस्टम के अंदर जब अलग अलग टाइप के इकोसिस्टम हमारे एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट करते हैं, इसको हम इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी बोलते हैं। क्या कहते हैं मेरे बच्चे, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी इसको ही कहा जाता है। वेरियस हैबिटेट होते हैं इसके अंदर, ठीक है, और एनिमल्स भी इन हैबिटेट के हिसाब से खुद को अडेप्ट कर सकते हैं। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी देखते हैं बच्चों, ठीक है, क्या देखते हैं, पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी।
ठीक है। अब ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। अब पैटर्न्स ऑफ डाइवर्सिटी के हिसाब से बच्चों हम लोग देखने वाले हैं, देखो कितने टाइप के पैटर्न होते हैं। सबसे पहले देखो लैटिट्यूडिनल और अल्टीट्यूडिनल पैटर्न एक होता है ना। कितने होते हैं भाई? एक होता है लैटिट्यूडिनल पैटर्न, ओके, और दूसरा होता है हमारा स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप। तो पहले देखो लैटिट्यूड और अल्टीट्यूड के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? लैटिट्यूड एंड अल्टीट्यूड के बारे में बात करेंगे, और बाद में स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप के बारे में बात करेंगे, ठीक है। यहां पर ये दो चीजें देखने वाले अपन, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे की ओर, और आगे क्या आने वाला है बच्चों? देखो लैटिट्यूड, देखो लोअर लैटिट्यूड। अब आपको ये टेंशन आएगा कि लैटिट्यूड क्या होता है। मान लो बच्चों ये हमारी है अर्थ, क्या है? ये हमारी अर्थ है, और इस अर्थ का जो ये इक्वेटोरियल पोर्शन है ये है हमारे ट्रॉपिकल एरिया, ठीक है। तो ये होगा बच्चों लोअर लैटिट्यूड, और जैसे जैसे हम लोग पोलार रीजन के पास जाएंगे, जैसे मान लेते हैं ये नॉर्थ, ये है साउथ, ठीक है, ये हमारा हायर लैटिट्यूड है। तो जब भी याद रखना लोअर लैटिट्यूड पे स्पीशीज कैसी होती है? रिच होती है। मतलब ट्रॉपिकल एरिया में, ग्रीन कलर से बताऊंगा बच्चों, ट्रॉपिकल एरिया में देखो यहां पे स्पीशीज बहुत ज्यादा रहेगी, दिख रहा है ना, ये यहां स्पीशीज ज्यादा रहेगी, लेकिन जैसे जैसे हम मूव करेंगे ये स्पीशीज रिचनेस क्या होगी? कम कम होना स्टार्ट हो जाएगी। बिकॉज इक्वेटोरियल रीजन पे क्या होता है बच्चों? सिंपल याद रखना, क्लाइमेटिक चेंज बहुत कम होता है, वहां का एनवायरनमेंट बहुत स्टेबल होता है, बेस्ट टेम्परेचर और वेजिटेशन इन रीजन्स पे होगा, इसीलिए बहुत ज्यादा लेवल पे हमको डाइवर्सिटी इन रीजन्स में दिखती है रादर देन पोलर रीजन्स। बहुत अच्छे से याद रखना है। बिकॉज देखो अमेज़न का जंगल, हमारे वेस्टर्न घाट्स, जितने भी एरियाज है ये पूरे ट्रॉपिक पे आते हैं बच्चों। फिर सवाना, अफ्रीकन सवाना, यहां पे सबसे ज्यादा क्यों स्पीशीज पाई जाती हैं? बिकॉज ये इक्वेटोर पे आता है, और इक्वेटोरियल टेम्परेचर क्लाइमेट बच्चों बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, ये याद रखना चाहिए। और जैसे जैसे हम लोग पोलर रीजन के पास बढ़ेंगे क्लाइमेटिक कंडीशन ड्रास्टिक होते चले जाती है। ड्रास्टिक मतलब कठिन परिस्थितियां आ जाती हैं, और इसलिए लाइफ को सपोर्ट नहीं मिलता है, इसलिए बहुत कम जीव ऐसे तापमान में, ऐसे हवामान में रह सकते हैं बच्चों। अगर समझ गया तो स्क्रीनशॉट निकालो, 2 सेकंड देता हूं। इसके बाद याद रखो कि अल्टीट्यूड क्या है। मान लो ये हमारा समंदर है, समंदर में किनारा तू, ये पहाड़ है समंदर के पास से, है कि नहीं। अब देखो इतनी जल्दी नहीं होता है बच्चों, ठीक है, इतनी जल्दी तो नहीं होता है, लेकिन चलो फिर भी कोशिश करते हैं। मान लो ये हमारा मीन सी लेवल है ना, ये हमारा सी लेवल है। जैसे जैसे हाइट हमारी बढ़ते जाएगी वैसे वैसे, हाइट मतलब क्या बच्चों? मीन सी लेवल से हम लोग दूर जाएंगे, मतलब मीन सी लेवल बढ़ते जा रहा है, मतलब मीन सी लेवल से हम लोग ऊपर ऊपर जाएंगे तो डाइवर्सिटी कम होगी बच्चों, क्योंकि सी लेवल के पास में रिसोर्सेस ज्यादा होते हैं। लेकिन जैसे जैसे पहाड़ी पे जाएंगे वेजिटेशन और ऑर्गेनिजम्स की तादाद भी क्या होती है? घटते चले जाती है। तो याद रखना सिंपल, एट हाइट क्लाइमेट इज ड्रास्टिक एंड देयरफॉर लेस डाइवर्सिटी होती है। तो जैसे जैसे अल्टीट्यूड बढ़ेगा, इंक्रीज होगा डाइवर्सिटी कम होगी। अल्टीट्यूड इंक्रीज, डाइवर्सिटी डिक्रीज, ये अच्छे से याद रखो और इसका स्क्रीनशॉट भी लो। फिर उसके बाद स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप। बच्चों एक बात याद रखना है आपको, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट के हिसाब से स्पीशीज रिचनेस जो है, एक मिनट, स्पीशीज रिचनेस जो है ना बच्चों इंक्रीज होती है किसके हिसाब से? अकॉर्डिंग टू द एरिया, बट अप टू सर्टन लिमिट। मेरे को एक बात बताओ, इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ते जा रही है, मान लो आज 142 करोड़ है, मान लो कल को 182 करोड़ हो जाती है, तो क्या अचानक समंदर में से एक नया आइलैंड बाहर प्रकट होगा क्या? नहीं, क्योंकि एरिया तो कांस्टेंट है, लेकिन बढ़ते जा रही है पॉपुलेशन। तो हमको क्या करना पड़ेगा? समझदार हो भाई,
कंट्रोल करना पड़ेगा पॉपुलेशन को, गवर्नमेंट को ऐसे ऐसे रूल्स लाने पड़ेंगे जिसकी वजह से पॉपुलेशन कंट्रोल हो जाए, ठीक है। ऐसा ही होता है बच्चों हमारे बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स के साथ। अगर उनकी स्पीशीज बहुत ही प्रोलिफरेट कर जा रही है लेकिन लैंड नहीं बढ़ पा रहा है तो फिर क्या होगा, एक समय के बाद ये स्पीशीज बढ़ना स्टेशनरी हो जाएगी या फिर डिक्लाइन भी हो सकती है रिसोर्सेस अगर नहीं रहे तो, ठीक है। तो इसके लिए हमको ग्राफ कुछ ऐसा मिलता है, ये भी आप लोग ने बहुत अच्छे से याद रखना है और इसका स्क्रीनशॉट अच्छे से निकाल लेना है बच्चों, ठीक है। और इसके लिए बच्चों एक फॉर्मूला होता है log s इज इक्वल टू, सिंपल सी बात क्या याद रखना है, log s इज इक्वल टू log c प्लस z टाइम्स log a। अब देखो बच्चों ये मैथमेटिक्स की चीज है और मेरा मैथ्स तो है बहुत ज्यादा बर्बाद, तो मैं एक बात बोल सकता हूं कि भाई आपको ये डायरेक्ट फॉर्मूला लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। ये बात अच्छे से याद रख लेना क्योंकि लॉग और मेरा मैथ्स से बहुत बहुत दूर तक नाता नहीं है, हम लोग एक में के बहुत जानी दुश्मन है, ठीक है। तो यहां तक याद रख लेना भाई। आगे बढ़ जाते हैं अब इंपॉर्टेंस ऑफ स्पीशीज डाइवर्सिटी। अब इसके अंदर मतलब स्पीशीज डाइवर्सिटी जरूरी क्यों है, इसके लिए दो थ्योरीज है बच्चों, एक है प्रोडक्टिविटी स्टेबिलिटी थ्योरी और दूसरी है राइवेट पॉपर हाइपोथेसिस। प्रोडक्टिविटी स्टेबिलिटी डेविड टिलमन के द्वारा आई और पॉल ऑर्लिक्स के द्वारा राइवेट पॉपर हाइपोथेसिस आई। अब ये दोनों हाइपोथेसिस को हम लोग क्या करते हैं देख लेते हैं बच्चों, ठीक है। तो सबसे पहले प्रोडक्टिविटी स्टेबिलिटी क्या बोलती है, एवरेज बायोमास हमेशा कांस्टेंट रहना चाहिए जब जाके पृथ्वी का संतुलन बने रहेगा, स्ट्रॉन्ग इनफ होना चाहिए कि वो एनवायरमेंटल डिस्टर्बेंसेस को झेल सके, फिर तुरंत अगर डिस्टर्ब हो भी गया तो उसने रिकवर होना चाहिए, और रीच डाइवर्सिटी लीड्स टू लेस वेरिएशन इन द बायोमास, और तब रीच डाइवर्सिटी वहां पे प्रोड्यूस होगी जिसकी वजह से बायोमास में वेरिएशंस ज्यादा नहीं आएंगे। और अगर ज्यादा वेरिएशंस आ रहे हैं बायोमास में तो समझ लेना गुरु कि वहां पे अनस्टेबिलिटी है, संतुलित नहीं है वहां का पर्यावरण, वहां का इकोसिस्टम बैलेंस्ड नहीं है और ये लाइफ को सपोर्ट कभी नहीं करेगा मेरे बच्चों। बहुत अच्छे से याद रखना है ये चीजें, ये सिर्फ अपने इसके लिए है, नीट के जेडबलई के सॉरी नीट के एमएससी सीटी के लिए ये क्लास नहीं है बच्चों, ये सिर्फ 12th बोर्ड प्योर बोर्ड के लिए है, तो आपने इतना याद रखना है सिर्फ, ठीक है। राइवेट पॉपर हाइपोथेसिस, पॉल भैया ने एरोप्लेन को कंपेयर किया इकोसिस्टम से, उन्होंने बोला इकोसिस्टम भी एक एरोप्लेनिया है, ठीक है। एरोप्लेन में जैसे स्क्रूज होते हैं ना, नट बोल्ट जिसको हम बोलते हैं राइवेट्स, क्या बोलते हैं राइवेट्स, जो कि पूरे एरोप्लेन को संभाल के रखता है, वैसे ही इकोसिस्टम के एरोप्लेन में भी जो स्पीशीज होते हैं ये नट बोल्ट की तरह होते हैं। अब एक आधी नॉट सो रिक्वायर स्पीशीज देखो राइवेट कैसे इंटैक्ट रखते हैं पूरे के पूरे एरोप्लेन को, वैसे ही ये स्पीशीज क्या करती है पूरे के पूरे इकोसिस्टम को बांधे रखती है, संतुलित रखती है, बैलेंस्ड रखती है। और अगर ये फेल हो जाता है बच्चों, इसमें से मान लेते हैं एक आधा राइवेट, एक या दो राइवेट निकल भी गए जो कि नॉट सो एसेंशियल है, मैं अभी भी बता रहा हूं नॉट सो एसेंशियल है, तो क्या होगा, सिंपल सी बात है, तो क्या होगा एनवायरनमेंट पे इतना बड़ा बर्डन नहीं पड़ेगा लेकिन इतना बड़ा नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर बहुत सारे मैनी ऑफ एम बोल रहा मैं, ठीक है, मैनी ऑफ एम पॉप्स इट कॉजेज डैमेज टू द एरोप्लेन। अगर बहुत सारे स्क्रूज निकल गए या कोई एसेंशियल स्क्रू निकल गया, मान लो पंखे को जो जोड़ रहे हैं वहां के 2-3 स्क्रू निकल गए तो हवा के ड्रैग के वजह से पूरा एरोप्लेन क्रैश हो जाएगा। तो वैसे ही हमारा ये जो है राइवेट जो है अपने इकोसिस्टम में अगर कोई इंपॉर्टेंट स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो गई या बहुत सारे स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो गए तो क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता है बच्चों, खतरनाक तरीके से अनस्टेबिलिटी क्रिएट हो सकती है एनवायरनमेंट पे। तो ये बात आप लोग ने याद रखना है कि एनवायरनमेंट को करना हो स्टेबल तो बहुत जरूरी है, क्या जरूरी है, बहुत जरूरी है एनवायरनमेंटल में स्पीशीज का कंजर्वेशन करते रहना और फॉरेस्ट वगैरह को ज्यादा हार्म नहीं कॉज करना, क्योंकि अगर वो अनस्टेबल हो गया तो हम भी अनस्टेबल होंगे, ये याद रखना और इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना। शायद यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। आप क्या करते हैं बच्चों, हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है।
कॉजेस ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस, ये एक इंपॉर्टेंट हमारा टॉपिक है अभी, ठीक है। तो सबसे पहले देखो बच्चों, हैबिटेट लॉस क्या है, हैबिटेट लॉस हो रहा है, फिर ओवर एक्सप्लॉयटेशन, एलियन स्पीशीज इन्वेजन और को एक्सटिंक्शन, ठीक है। अब ये देखो बच्चों, हैबिटेट लॉस पिछले कुछ जमाने में अगर देखा जाए तो 14% से लेके आज सिर्फ 6% तक ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हो चुके हैं। अगर हम ऑर्गेनिज्म का घर नहीं बचा सकते तो ऑर्गेनिजम्स को कहां से बचा सकते हैं। अगर हम ऑर्गेनिज्म का घर उजाड़ देंगे तो ऑर्गेनिज्म को कैसे हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ऑर्गेनिज्म उसी एरिया में रहेगा, ठीक है। पानी पीना जरूरी है। अगर हम ऑर्गेनिजम्स का घर नहीं बचा सकेंगे तो ऑर्गेनिजम्स को बिल्कुल भी हम लोग नहीं बचा पाएंगे। ये सिंपल सा फिनोमेना है। अगर हम लोग घर बचा लेंगे तो ऑर्गेनिज्म अपने आप बच जाएगा, बिकॉज वो उस एरिया में रहने के लिए बना है। और अगर वो एरिया में नहीं रह पा रहा है तो इश्यूज तो है ना, टेंशंस तो है ना, एक्सटिंक्शन तो होगा ना। यही चीजें हमको समझनी पड़ेगी कि ऑर्गेनिज्म एक्सटिंक्ट क्यों हो रहे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ हैबिटेट लॉस। बिकॉज अगर उनका घर नहीं रहेगा तो वो भी नहीं रह पाएंगे, ये याद रखना है। ओवर एक्सप्लॉयटेशन मतलब एक्स्ट्रा में हंटिंग, मेरे को जरूरत नहीं है फिर भी मैं हंट करने जा रहा हूं। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है बच्चों, डोडो, स्टेलर सी काउ, पैसेंजर पिजन, ये सब इसके क्या है, ये सब इसके एग्जाम्पल है। ये पिछले कुछ सदियों में ही गायब हुए हैं, ठीक है। ये पहले एग्जिस्ट करा करते थे। इंडियन चीता बोलूंगा मैं, ये भी एग्जिस्ट करा करता था और लिटरली मेडिएवल पीरियड तक आई थिंक सो इंडिया में रहा करता था। नहीं, आई थिंक सो मॉडर्न हिस्ट्री में भी इसका जिक्र मिल जाता है। मेरा हिस्ट्री इतना अच्छा नहीं है लेकिन स्टिल मैं बोलूंगा इंडियन चीता एग्जिस्ट करता था, लेकिन ओवर एक्सप्लॉयटेशन के कारण आज वो इस धरती पे मौजूद नहीं है। और ऐसे कई सारे ऑर्गेनिजम्स एक्सटिंक्ट होने की कगार पे बच्चों, ठीक है। फिर एलियन स्पीशीज इन्वेजन, देखो एक प्रीडेटर फिश जब लेक विक्टोरिया में आ गई उसने 200 से ज्यादा सिसलिड फिश की वैरायटी को वहां से खत्म कर दिया। तो कभी कभी क्या होता है, कोई बाहर का स्पीशीज किसी नेटिव स्पीशीज की जगह पे आ जाता है तो क्या होता है बच्चों, तब होता है प्रॉब्लम। वहां के नेटिव स्पीशीज को प्रॉब्लम हो जाती है बिकॉज रिसोर्सेस में कंपटीशन हो जाता है। फिर एक दूसरे के ऊपर नहीं किया, अगर इनका इथेनिक बिहेवियर सही नहीं रहा, एथेनिसिटी बीच में आ रही है तो फिर क्या होता है, इनमें वैसे ही झगड़ा होना स्टार्ट हो जाता है और अगर वो डोमिनेंट रहा तो इसको वो वाइप आउट कर देता है। फिर कोई एक्सटिंक्शन, हम बने तुम बने एक दूजे के लिए, ठीक है। अगर कोई एक मर रहा है तो साथ में दूसरा भी मर जाएगा। देखो फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई पैरासाइट का कोई यूनिक होस्ट मारा जाता है, कोई यूनिक होस्ट उसका खत्म हो जाता है तो इसकी वजह से उसका भी क्या होता है मेरे बच्चों, एक्सटिंक्शन हो जाता है। पैरासाइट का भी एक्सटिंक्शन होता है। तो इसका भी आप लोग ने क्या करना है, स्क्रीनशॉट ले लेना है। हम आगे बढ़ जाएंगे। कैटेगरीज ऑफ स्पीशीज, अब देखो कितने खतरे में है स्पीशीज, इसके हिसाब से स्पीशीज की कुछ कैटेगरीज है बच्चों। तो सबसे पहले ऐसी स्पीशीज जो एक्सटिंक्ट हो चुकी है, मतलब दे आर नॉट प्रेजेंट ऑन दिस प्लैनेट एनीमोर नाउ, ठीक है। उसके बाद एक कुछ स्पीशीज है जो एक्सटिंक्ट हो गई है लेकिन वाइल्ड अपने नेचुरल हैबिटेट में वो एक्सटिंक्ट हुई, तो इसको एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड कहा जाता है। जब भी कोई स्पीशीज नेचुरली अपने एनवायरनमेंट में या हैबिटेट में एक्सटिंक्ट हो रही हो, इसको कहा जाता है एक्सटिंक्शन इन द वाइल्ड। फिर उसके बाद में क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज, मतलब अब इन स्पीशीज के नंबर्स इतने कम है, जैसे मैं बोलूंगा बच्चों क्रिटिकली एंडेंजर्ड में आ जाएगा अपना व्हाइट राइनोसेरोस, है ना, आसाम का व्हाइट राइनोसेरोस। आसाम का व्हाइट राइनोसेरोस अभी इतना क्रिटिकल है कि इसके बाद इसका एक्सटिंक्शन तय है बच्चों। एंडेंजर्ड मतलब अभी फिलहाल इनके नंबर्स तो है लेकिन ये कम हो रहे हैं और नियर फ्यूचर में ये भी एक्सटिंक्ट हो सकते हैं। वल्नरेबल, वल्नरेबल स्पीशीज ये वो स्पीशीज होती है बच्चों जो अभी फिलहाल तो ठीक ठाक तादाद में, लेकिन इन फ्यूचर इनको टेंशन हो सकता है, ये एंडेंजर्ड हो सकती है, ठीक है। फिर नियर थ्रेटन्ड, क्या कह रहा हूं मैं, नियर थ्रेटन्ड। नियर थ्रेटन्ड स्पीशीज कौन सी होती है बच्चों, नियर थ्रेटन्ड स्पीशीज
ये याद रखना, ये अभी फिलहाल इनको खतरा हो सकता है, ठीक है, लीस्ट कंसर्न में आएगा, कोई जरूरत नहीं है इनके बारे में सोचने की, इनके नंबर अच्छे खासे हैं, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। डेटा डेफिशिएंट में हमारे पास डेटा ही नहीं है, ऐसी स्पीसीज होती हैं। और नॉट इवैल्यूएटेड मतलब IUCN जो है इसने ये इवैल्यूएट इसको नहीं किया है अब तक, है ना, मतलब इनके नंबर्स का कोई भी गिनती नहीं हुई है, इनकी जनगणना नहीं हुई है। ये सब चीजें आप लोग को याद रखनी है। फटाक से क्या करना है, स्क्रीनशॉट निकाल लेना है बच्चों। बहुत रैपिड फायर वे में जा रहे हैं हम लोग। अब जरूरत क्यों है भाई, जरूरत है, जरूरत है, जरूरत है किसकी, इकोसिस्टम को बचाने की, किसकी, बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने की। लेकिन जरूरत क्यों है मेरे बच्चों, बताओ मेरे को, अभी अभी क्यों जरूरत पड़ सकती है हमको, क्यों एनवायरनमेंट को बचाना जरूरी है। तो इसके लिए 3 रीजन आते हैं, एक नैरोली यूटिलिटेरियन रीजन, एक ब्रॉडली यूटिलिटेरियन रीजन, और एक होता है हमारा खुद का मन, जिसको हम बोलेंगे एथिकल रीजन। तो याद रखने वाली बात ऐसी है मेरे बच्चों कि नैरोली यूटिलिटेरियन रीजन में क्या होता है, हम लोग को जो ऑर्नामेंट्स है, ऑर्नामेंट्स बोलो, है ना, फिर बाद में वुड है, ये जितनी भी एक्स्ट्रा चीजें हैं, फायरवुड है, ये जितनी भी चीजें हैं ये हमको कहां से मिलती है, जंगल से मिलती है। अगर हम लोग फॉरेस्ट कट कर देंगे तो ये चीज नहीं मिलेंगी। बहुत सारे गांवों का पेट भरता है, फूड मिलता है उनको जंगलों से, इसीलिए भी जरूरत है। ब्रॉडली यूटिलिटेरियन रीजन में हमको क्या क्या मिलता है जंगल से बच्चों, मेडिसिन, है ना, आयुर्वेदिक मेडिसिन मिलते हैं, इंपॉर्टेंट जड़ी बूटियां हैं, जैसे हमारे बुक्स में है। प्लस एक और चीज है, मेडिसिन के बाद सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों O2, ऑक्सीजन, जो कि कहां से आता है, हमारे अमेज़न के जंगल से, है ना। अमेज़न से हम लोग ऑक्सीजन मंगवा सकते हैं ना, है कि नहीं, अमेज़न से ऑक्सीजन मंगा सकते हैं बच्चों, लेकिन उसको ऑर्डर करना नहीं पड़ता है, कुछ नहीं करना पड़ता है, बस आराम से वो रिलीज करता रहता है, ठीक है। फिर उसके बाद एथिकल रीजन बच्चों, ये हमारी खुद की सोशल ड्यूटी है, ये हमारी खुद की सोशल ड्यूटी होनी चाहिए कि अगर कोई ग्रह के ऊपर फॉरेस्ट नहीं रहेगा तो फॉरेस्ट नहीं रहेगा तो ग्रह हैबिटेबल नहीं रहेगा, और अगर हैबिटेबल ग्रह नहीं रहेगा तो हम लोग इतने ज्यादा टेंशन में आने वाले बच्चों जिसकी कोई हद नहीं है। अभी हम लोग बहुत सारी बीमारियों को फेस कर रहे हैं और चल के ये बीमारियां बढ़ते जाएंगे, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स होंगे, ह्यूमंस रहने लायक नहीं रह जाएंगे इस ग्रह पे, और जिस भी अन्य ग्रह को हम लोग ढूंढेंगे वहां पे भी यही गंद मचाएंगे। ये बात भी इंपॉर्टेंट है। तो हमको अंदर से सुधरना जरूरी है बच्चों, ठीक है। अगर हम अंदर से नहीं सुधरेंगे तो हम बाहर से कितना भी कुछ भी कर ले, कुछ नहीं होने वाला। इसके बाद हाउ टू कंजर्व, कैसे कंजर्व करें, 2 मेथड है भाई, एक तो है इन सीतु जो कि नेचुरल वे होगा, एक होगा एक्स सीतु जो कि आर्टिफिशियल वे होगा। हमने क्या करना है भाई, रादर देन प्रोटेक्टिंग एनिमल, प्रोटेक्ट किसको करना है, प्रोटेक्ट करना है हमको, प्रोटेक्ट हैबिटेट ऑफ एनिमल, किसको, प्रोटेक्ट हैबिटेट इंस्टेड ऑफ प्रोटेक्टिंग एनिमल्स। वो शिकार विकार तो चलो छोड़ दो, बाकी की बातें हैं, लेकिन अगर हम उसका हैबिटेट नहीं तोड़ेंगे, उनका हैबिटेट खराब नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है वो ऑर्गेनिज्म भी सेव रहेगा, क्योंकि वो हैबिटेट के हिसाब से ही अडेप्टेंगे, ठीक है, अडेप्ट किया है उसने। एक्स सीतु में क्या होता है भाई, कैप्टिविटी में रखो है ऑर्गेनिज्म को। क्या, अब मान लो अब हो ही गया कुछ लफड़ा, तो क्या करना है हमको, ऑर्गेनिज्म को कैप्टिविटी में रखना है, या फिर जूलॉजिकल पार्क्स में रखना है ना, जूज में रखना है, नेशनल पार्क में रखना है, और इसीलिए बहुत सारे लॉज बने हुए बच्चों, ठीक है। लेकिन वो लॉज स्ट्रिक्टली फॉलो होना चाहिए, ये गवर्नमेंट की हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगर गवर्नमेंट इसको अच्छे से काम करेगी तो बहुत ज्यादा बेस्ट होगा। प्लस एक इन सीटों में एक चीज याद रखना बच्चों, सैक्रेड ग्रूव्स। क्या याद रखना है आपको, सैक्रेड ग्रोव्स। व्हाट आर सैक्रेड ग्रोव्स बच्चों, ये ऐसे जंगल होते हैं जो प्रोटेक्टेड होते हैं, किसके द्वारा, लोकल पब्लिक के द्वारा। किसके द्वारा, लोकल पब्लिक के द्वारा। ये लोकल पब्लिक ही है जो प्रोटेक्ट करती है जंगलों को, उसके अंदर जाने वाला को भी वापस नहीं आता, ऐसा नहीं बोलूंगा मैं, लेकिन हाँ वहां पे अगर तुमने कुछ कर दिया तो सीरियस मेस के आप लोग शिकार हो सकते हो। तो ऑलवेज कीप इन माइंड, जंगल में जाने के बाद कभी भी ऐवी हरकतें नहीं करनी चाहिए।
अब एवी एवी हरकतें मतलब क्या? भाई फायरवुड जला देते हैं हम लोग, उससे फॉरेस्ट फायर हो सकता है, कोई स्पीशीज को हंट करते हैं, तो ये सब नहीं करना, नहीं तो लोकल पब्लिक की जो सजा देती है बहुत खतरनाक होती है बच्चों, ये याद रख लेना। ठीक है, तो यहां तक शायद आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद मैं बोल सकता हूं, एक एक बार आपने पूरा का पूरा रीड भी कर लिया ना बच्चों, तो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। याद रखो इंडिया में टोटल 14 बायोस्फीयर रिजर्व्स है बच्चों। ठीक है, कितने 14 बायोस्फीयर रिजर्व्स है हमारे इंडिया में, है ना, प्लस 90 नेशनल पार्क्स है। कितने बच्चों? 90 नेशनल पार्क्स हैं। ओके, याद रखना है 448 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। एनपी मतलब नेशनल पार्क लिख देता हूं, 448 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है बच्चों। ये कुछ आंकड़े हैं, याद रखना है। महाराष्ट्र में ही टोटल 5 नेशनल पार्क्स पड़ते हैं। कितने? 5 नेशनल पार्क्स महाराष्ट्र में पड़ते हैं हमारे। ठीक है, ये याद रख लेना है। और बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन इसमें इतना ज्यादा लिखने जैसा कुछ नहीं है। और कुछ मैं बता सकता हूं, जैसे वेस्टर्न घाट्स है, हिमालयन माउंटेन रेंज है, फिर मैं बोलूंगा आपको इंडो बर्मा फॉरेस्ट है, ये सब इन सीटू कंजर्वेशन के साइड से बच्चों। एक्स सीटू में जस्ट मैंने अभी बताया, जैसे आप लोग को याद रखना है क्रोकोडाइल बैंक ऑफ चेन्नई। ठीक है, ये गवर्नमेंट से प्रोटेक्टेड है, यहाँ पे क्रोकोडाइल की चलती है, ऐसे समझो मगरमच्छ पानी का राजा है, क्या बोलता भाई। ठीक है, याद रखो। इसके बाद एयर पोल्यूशन देखते हैं, है ना। एयर पोल्यूशन होता किसकी वजह से? अब ये बहुत सालों से देख रहे हैं बच्चों हम लोग, तो ज्यादा इस पर डिस्कशन नहीं करेंगे। एयर पोल्यूशन होता है एयर पोल्यूटेंट से। वाह वाह सर, क्या बोला आपने, क्या बात है, बहुत नया नॉलेज दे दिया सर। तो ऐसा मत टेंशन मत लो। एयर पोल्यूटेंट कौन से होते हैं बच्चों? कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, नाइट्रस ऑक्साइड होता है। होता क्या है, इसके कॉज क्या है? कॉज क्या है? H2S होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड, है ना। कॉज क्या है भाई? व्हीकल, सबसे ज्यादा व्हीकल है बच्चों। फिर फॉरेस्ट फायर, सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना भाई हमारे इंडस्ट्रीज, है ना, बस पैसा छाप रहे हैं। फिर मैं बोलूंगा इंडस्ट्रीज हो गए, और क्या हो सकता है बच्चा, और क्या हो सकता है? हाँ, इंडस्ट्रीज हो गए। फिर हमारे विलेजेस हो गए, जहां पे आज भी कुछ जगह पे शायद चूल्हा वगैरह, वैसे मोदी जी आने के बाद तो आई थिंक सो सबके घर में गैस पहुंच गया होगा, शायद, मैं बोल नहीं सकता ऐसा, क्योंकि उन्होंने बहुत ज्यादा एडवर्टाइजमेंट की थी इन चीजों की। लेकिन आज भी कुछ गांव अगर होंगे ऐसे कि जहां गैस नहीं पहुंचा होगा, तो शायद मे भी वहां पर भी चूल्हे आज भी जलते होंगे। लेकिन बच्चों ये उतने लेवल पे नहीं करता है पोल्यूशन जितना ये करता है। फिर थर्मल पावर प्लांट्स बोलूंगा मैं, क्या? थर्मल पावर प्लांट्स, ये सब चीजें क्या करते हैं? पोल्यूशन कॉज करते हैं बच्चों। अब ये याद रखो, 2 चीजें मेन है इस चैप्टर में। सबसे पहले कंट्रोल कैसे करें, तो उसके लिए एक डिवाइस होता है बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैंने आपको क्या करा, इसका एक मिनिचराइज डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन बताया बच्चों। ये है इनलेट, ठीक है, और ये हमारा ब्लॉक, जहां पे है कलेक्टर प्लेट्स जो पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच्ड है। ठीक है, फिर ये हमारा जो ये इनलेट है, यहां पे नेगेटिव चार्ज ग्रिड है, नेगेटिवली चार्ज ग्रिड। ठीक है, एयर अंदर जाएगी, ठीक है, और इसके ऊपर क्या होगा बच्चों? इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होगा। इसकी वजह से क्या होता है? एयर का हो जाता है, वो जो इनलेट में से एयर आई उसका हो जाता है आयोनाइजेशन। अब आयोनाइजेशन होगा तो जो भी डस्ट वगैरह होगी उसको इलेक्ट्रॉन्स चिपक जाएंगे। अगर इलेक्ट्रॉन चिपक जाएंगे बच्चों, तो जब ये डस्ट वगैरह अंदर जाएगी तो ये क्या होगा बच्चा? ये देखो दिख रहा है ना, यहां पे ऐसे एक्यूमुलेट हो जाएंगे। अब जब चार्ज निकालेंगे तो यहां पे पूरा का पूरा कलेक्ट हो जाएगा, और जो क्लीन एयर है वो यहां से निकल जाएगी। और इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर ऐसे ही करता है बच्चों, डस्ट नेगेटिव मूव टुवर्ड्स द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, और क्लीन एयर जाती है प्रेसिपिटेटर के बाहर। और ऐसे हम लोग बचा सकते हैं एयर में अलग अलग डस्ट और हार्मफुल पार्टिकल्स को रिलीज होने से। इसके बाद एक डिवाइस के बारे में देखना है बच्चों, कैटालिटिक कन्वर्टर। क्या? कैटालिटिक कन्वर्टर। कैटालिटिक कन्वर्टर मोटर व्हीकल्स में यूज होता है।
और जो भी गाड़ियों में ये कन्वर्टर है उन्होंने अनलीडेड पेट्रोल इस्तेमाल करना चाहिए, बिकॉज लेड जो है ये कैटलिस्ट को खराब कर देता है, मतलब इनएक्टिवेट कर देता है। एग्जॉस्ट गैस पहले तो रिडक्शन चेंबर में इंटर करती है, जो कि देखो आरसी मतलब रिडक्शन चेंबर, ओसी मतलब ऑक्सीडेशन चेंबर, ठीक है। तो रिडक्शन चेंबर में इंटर करने के बाद ये नाइट्रोजन, हाइड्रोकार्बन और ऑक्सीजन, यहां पे क्या प्रोड्यूस होता है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोकार्बन। क्योंकि देखो कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड जैसी हार्मफुल गैसें जब एंटर की तो उनका हुआ रिडक्शन, और वो कन्वर्ट किस में हो गई बच्चों, नाइट्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोकार्बन्स और हमारे ऑक्सीजन में। हाइड्रोकार्बन तो वैसे ही एंटर कर रहा था, ठीक है। अब ये जो नाइट्रोजन है ये तो एज इट इज निकल जाएगा, लेकिन ऑक्सीजन और हाइड्रोकार्बन क्या करेंगे बच्चों, रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे। और याद रखो मेरे बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन जो है ये थोड़े कम हार्मफुल होते हैं एनवायरनमेंट के लिए, तो ये याद रखना है। थोड़े बोल रहा हूं मैं, ज्यादा नहीं, थोड़े कम। नाइट्रोजन तो वैसे ही प्रेजेंट है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ा कम हार्मफुल होता है, ये आप लोग ने याद रखना है। और कैटालिटिक कन्वर्टर का काम ही ये होता है बच्चों। इसके बाद क्या देखते हैं, इसके बाद हम लोग देखते हैं कि भाई व्हाट इज मीन्ड बाय, अभी देखो वाटर पोल्यूशन है, नॉइज पोल्यूशन है। मैं ये नहीं बताऊंगा आपको कि नॉइज पोल्यूशन कितना होता है, वाटर पोल्यूशन कैसे होता है, ठीक है, लेकिन मैं आप लोग को ये जरूर बताऊंगा बच्चों कि बायो मैग्निफिकेशन क्या होता है। क्या बोल रहा हूं मैं, बायो मैग्निफिकेशन क्या होता है। तो व्हाट इज बायो मैग्निफिकेशन, इसके ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों अब लास्ट के 3 डेफिनेशंस देखने वाले हैं, जिसका नाम है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, फिर उसके बाद है यूट्रोफिकेशन और बायोमैग्निफिकेशन। मतलब ये सब चीजें चैप्टर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां से मार्क्स आएंगे, ठीक है, जहां से मार्क्स आएंगे। और बाकी जो ग्लोबल वार्मिंग वगैरह है ये आप लोग रीड कर सकते हो। मैंने वही कॉन्सेप्ट्स उठाए जो कि बहुत और मोस्ट इंपॉर्टेंट बोलेंगे, जो एग्जाम में आने की शक्यताएं होती है, वो ही मैंने कॉन्सेप्ट्स उठाए हैं। तो सबसे पहले बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होता है बच्चों, ये अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन होता है जो कि हमारे माइक्रोब्स को चाहिए ताकि वो ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज कर सके, इसको बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड बोला जाएगा। यूट्रोफिकेशन क्या होता है, एजिंग ऑफ लेक ड्यू टू न्यूट्रिएंट इनरिचमेंट। इसका मतलब क्या होता है बच्चों, देखो फॉर एग्जांपल फैक्ट्री से जो नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल ये वो निकलते हैं तो वो सीधे लेक्स वगैरह में जाते हैं। इसके वजह से जो एरोबिक माइक्रोब्स होंगे ये वेस्ट को एक्यूमुलेट करके यूटिलाइज करके क्या करते हैं, ये यूटिलाइज करके इसी वेस्ट को इनके ग्रोथ होती है। इस वजह से तैयार होते हैं बच्चों एल्गल ब्लूम्स। क्या, एल्गल ब्लूम्स। अगर एल्गल ब्लूम्स तैयार होंगे ना बच्चों, तो ये अलगा क्या करेंगे, पूरे के पूरे ऑक्सीजन को जो कि वाटर में प्रेजेंट होता है उसको यूज कर लेंगे, जिसकी वजह से बीओडी का वैल्यू कम हो जाता है। साथ ही साथ बीओडी का वैल्यू अगर कम हुआ तो वहां के एक्वेटिक लाइफ में कोई प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि उनको तो दूसरा ऑक्सीजन मिलेगा ही नहीं ना, उनको पानी में डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन चाहिए। दूसरी चीज, जब फैक्ट्री से वेस्ट निकलता है ना बच्चों, या फिर हमारी खेती वगैरह से यूरिया और केमिकल फर्टिलाइजर्स वाटर बॉडी में एंटर करते हैं, वो फिशेस में जाएंगे, फिशेस को कोई और खाएगा और उस कोई और ऑर्गेनिज्म को कोई तीसरा ऑर्गेनिज्म खाएगा। तो इन शॉर्ट फूड चेन में क्या हो रहा है बच्चों, पोल्यूटेंट्स अक्यूमुलेट होना स्टार्ट कर रहे हैं, और इसी को कहा जाता है बायोमैग्निफिकेशन। ये कुछ डेफिनेशंस बहुत अच्छे से कर लो मेरे बच्चों, इनमें से कोई एक आने की शक्यता है। तो अगर सेशन बहुत अच्छे से समझ गया तो लाइक से सब्सक्राइब कर देना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक, जय हिंद।